हेलो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर का रिवीजन और वो है चैप्टर हायर परचेज। ठीक है। ठीक है बेटा, हायर परचेज चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज ऑर्डिनरी सेल और हायर परचेज सेल का डिफरेंस। बेटा ऑर्डिनरी सेल, हम दोनों सेल के डिफरेंस की बात करें बेटा, हम कहीं से शॉप पे जाते हैं और एक हमें फ्रिज पसंद आता है और वो हम पेमेंट दे देते हैं। 30,000 का फ्रिज है, 30,000 दिया, बिल लिया, घर डिलीवरी हो गई। ये हुई ऑर्डिनरी सेल, जिसमें पेमेंट लमसम में है, पेमेंट इकट्ठा है और ऑनरशिप हमें परचेस करते ही मिल जाती है। वो है ऑर्डिनरी सेल। और वही फ्रिज के लिए हम ऐसा करें, से बात करें कि भाई हमारे पास पूरा 30,000 अभी नहीं है। वो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, आप 5,000 अभी दे दो और बाकी जो 25,000 है वो आप हमें, बाकी 25,000 में कुछ इंटरेस्ट जोड़कर आप हमें पेमेंट मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करते रहना, बट विथ इंटरेस्ट। हमने कहा भाई ब्याज क्यों? उन्होंने कहा कि आप जो 25,000 हमको नहीं दे रहे, ये 25,000 एक तरह का लोन हो गया जो हम आपको दे रहे हैं। आपसे पेमेंट हम लेंगे, भी बिजनेस करते हैं, हमारे पास भी फंड की प्रॉब्लम होती है, हमें भी दिक्कत है, तो हम आपसे 25,000 लेंगे अगले 2-2.5 साल तक, 2 साल तक। तो एक तरह से हमने आपको 25 का लोन दिया है, सर ब्याज तो लगेगा। हमने कहा भाई ठीक है, तो अब हमें 5,000 देना है इमीजिएटली और बाकी 25,000 देना है कुछ सालों की, कुछ मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। तो 25,000 जब देंगे उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ते जाएगा, तो हमें देनी पड़ेगी मंथली या क्वार्टरली या जो भी है वो इंस्टॉलमेंट। तो बेटा वो जो सेल हुई पर उसमें उसने एक शर्त डाल दी, भाई आप फ्रिज ले जाओ, और चूंकि पेमेंट तो आपने अभी 5,000 ही दिया है तो अभी आप ऑनर नहीं हुए, तो हमने कहा भाई हम फ्रिज ले जा रहे हैं, घर जाके चालू कर लेंगे, इसमें आइसक्रीम जमाएंगे, बर्फ जमाएंगे, और तुम कह रहे ऑनर नहीं हुए। उसने कहा भाई ठीक है, आप यूज़ करो, पोजीशन आपके पास है, पर ऑनरशिप अभी भी हमारे पास रहेगी, ऐसा कहा शॉपकीपर ने। हमने कहा भाई फिर ऑनरशिप हमें कब मिलेगी? तो उसने कहा कि आप जब आखिरी किस्त चुका दोगे तो मिल जाएगी ऑनरशिप। हमने कहा भाई ठीक है, हमारे पास भी अभी 5,000 था और हमें फ्रिज भी चाहिए था और 5,000 ही जेब में थे, हमने फ्रिज ले लिया। वो सेल को कहते हैं हायर परचेज सेल। उसमें हम इमीडिएटली जो पे करेंगे 5,000 वो कहा जाएगा डाउन पेमेंट, और बाकी रिमेनिंग कैश प्राइस को हम पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट। और वो जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे विथ इंटरेस्ट वो होगी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और हम जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर देंगे तब हमें मिल जाएगी उस फ्रिज की ऑनरशिप, वो कही जाती है हायर परचेज सेल। और हम अब डिस्कस नहीं करना चाहते इंस्टॉलमेंट सेल, जो उससे डिफरेंट होती है दोनों से, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी सेल की होती है, कुछ हायर परचेज सेल की, पर वो हमें पढ़ना नहीं, हमें पढ़नी है हायर परचेज सेल। अब ये तो हमने समझ लिया क्या डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी सेल और हायर परचेज सेल में। ठीक है बेटा, लेकिन हमें अब क्या करना है, ये अकाउंटिंग समझनी है। तो बेटा हम ये स्टार्ट करते हैं उसकी अकाउंटिंग। अब उसकी हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये है हायर परचेज सेल की हम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलर। किसकी बुक्स में देख रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ सेलर। जो बेचता है वो अपने यहाँ इस हायर परचेज सेल को कैसे रिकॉर्ड करता है वो हमें समझना है। हाँ, वो भी देखेंगे, खरीदने वाले क्या भी समझेंगे। खरीदने वाला जब खरीदता है तो वो अपने यहाँ हायर परचेज को कैसे रिकॉर्ड करता है। ऑर्डिनरी परचेज से ये इंटायरली डिफरेंट है। ऑर्डिनरी परचेज में पेमेंट लमसम में होता है, इसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है। ऑर्डिनरी परचेज में, ऑर्डिनरी सेल में ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और हाई परचेज सेल में ऑनरशिप मिलती है ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऑर्डिनरी सेल में इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता, लेकिन हायर परचेज सेल में इंटरेस्ट एलिमेंट भी होता है। और भी कुछ डिफरेंस है ऑर्डिनरी सेल हायर परचेज सेल में। ऑर्डिनरी सेल में यदि कोई डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, पेमेंट लमसम में होता है पर कभी कभी उधारी भी तो चलती है, पेमेंट में डिफॉल्ट करता है बायर, तो सेलर सिर्फ प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है, गुड्स वापस नहीं मांग सकता। लेकिन हायर परचेज सेल में कि गुड्स फ्रिज तो उसी का है, यदि हम पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे तो वो अपना फ्रिज जब चाहे तो वापस ले जा सकता है, तो वो गुड्स को रिपोजेस करने का राइट रखता है इन केस ऑफ हायर परचेज सेल। ऑर्डिनरी सेल में सेलर को गुड्स वापस लेने का, गुड्स रिपोजेस का राइट नहीं होता, लेकिन हायर परचेज सेल में सेलर को गुड्स को रिपोजेस करने का राइट होता है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हायर परचेज सेल। बेटा हायर परचेज सेल में 1 बाय 1 देखिए, एक होती है कैश प्राइस।
बेटा जो बेचता है उसके एंगल से बात करें, बेचने वाला गुड्स खरीदता है, वो होती है उसके लिए कॉस्ट, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ता है, ये प्रॉफिट है। ये आती है वो प्राइस जिसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है। यदि वो आइटम ऑर्डिनरी सेल प्राइस पर बेचता, ऑर्डिनरी सेल करता, तो वो इस भाव पर बेचता, उसमें अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेता। जैसे उसने एक कस्टमर को फ्रिज बेचा, वो पेमेंट पूरा देकर चला गया, तो वो 30,000 की जो प्राइस, मान लो उसने पूछा भाई फ्रिज कितने का, उसने बताया 30,000 का फ्रिज है, उसने 30 दिया और ले गया, तो वो हुई ऑर्डिनरी प्राइस, कैश प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं। पर हमने कहा भाई हमें भी ये फ्रिज चाहिए, उसने कहा भाई ठीक है 30,000 दो ले जाओ, हमने कहा भाई नहीं, हम तो अभी देंगे 5,000 और बाकी देंगे किस्तों में। तो उसने कहा भाई यदि किस्तें दोगे तो आपको 5,000 तो अभी देने पड़ेंगे और 32,000 और देने पड़ेंगे, कुल मिलाकर आपको 37,000 देने पड़ेंगे, तब जाके आपको मिलेगा ये फ्रिज 2 सालों की किस्तों पर। हमने कहा भाई ठीक है 2 साल की किस्तें कर दो और हमसे ले लेना। तो बेटा ये फ्रिज 30 का था और वो हमें दे रहा है 37 में, तो ये हुई उसके लिए कैश प्राइस। यदि वो ये ऑर्डिनरी सेल करता तो 30 में बेचता, पर वो हमें हायर परचेस सेल कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट लेगा, तो ये 37 जो हो गई, इसको कहा जाता है हायर परचेस प्राइस। ठीक है बेटा, तो देखें कैश प्राइस जिसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें यदि इंटरेस्ट जोड़ दें तो क्या जाती है, एड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जोड़ दिया, कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो क्या आ गई, हायर परचेस प्राइस। ये हमने समझ लिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग आते हैं बेटा, अकाउंटिंग पर। अब हमें अकाउंटिंग पढ़ना है। रिवीजन में ये तो चाहते हैं बेटा हमारा सिलेबस बहुत कम से कम समय में रिवाइज हो जाए। ए सोल्ड ए ट्रक टू बी ऑन 1 अप्रैल 2012 एट रुपीज 72,000। 72 में ए ने ये ट्रक बी को बेचा 72,000 में, 72,000 हुई में बेचा है, तो ये हुई कैश प्राइस। डाउन पेमेंट 12,000 है और 72 में से 12 गया, बचा 60, 72 में से 12, 60,000 तो बचा, बैलेंस 60 इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 15,000 विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, 15,000 प्लस इंटरेस्ट 12% से, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो खरीदेगा उसके लिए ये फिक्स्ड एसेट से, ट्रक खरीदने वाले के लिए फिक्स्ड एसेट से, बेचने वाले के लिए गुड्स से, तो खरीदने वाला ट्रक पर लगाएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। और हुआ ये, बी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया, इसलिए ए अपना ट्रक 2 साल बाद ले गया और बाद में उसने अच्छा ए वैल्यू द ट्रक टेकिंग 25% डेप्रिसिएशन। अच्छा ये तो कोई मतलब का नहीं रखता। ए इनकर्ड, अच्छा ए ने बाद में ट्रक को अपने वैल्यू किया, ट्रक को 25% डेप्रिसिएशन लगाकर ए ने वैल्यू किया, बी ने लगाया 20%, लेकिन ए ने जब उसका वैल्यूएशन किया वो उसके लिए गुड्स से, ट्रक नहीं, वो डेप्रेशन नहीं लगा रहा। डेप्रेशन तो सिर्फ एक रेट है कि 25% से उसने वैल्यू में कमी मानी है प्रति वर्ष, और उसका वैल्यूएशन करके बाद में उसने उस ट्रक को रिपेयर करके 2000 में वापस किसी को 50 में बेच दिया। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इन द बुक्स ऑफ बी यानी इन द बुक्स ऑफ बायर। बेटा इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं क्वेश्चन करके बताऊं, तो मुझे आपको फटाफट यहाँ सॉल्यूशन दिखाना है। बेटा एग्जाम्पल है, तो 72 है कैश प्राइस। अकाउंटिंग कैश प्राइस से स्टार्ट होती है, इंटरेस्ट तो उसमें धीरे 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 जोड़ता है, तब जाके आती है हायर परचेस प्राइस। तो देखिए बेटा, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बायर, वो एंट्री करेगा, बी सबसे पहले एंट्री करेगा, उसके आया क्या है ट्रक, वो ट्रक को डेबिट करेगा और ए को क्रेडिट करेगा, ट्रक डेबिट टू ए। तो ट्रक को 72 से डेबिट किया, ट्रक को 72 से डेबिट किया और ए के अकाउंट में 72 क्रेडिट किया। ट्रक आया इसलिए डेबिट, और गिवर ए है इसलिए गिवर ए को क्रेडिट, तो 72 की एसेट भी बन गई और साइमल्टेनियसली 72 की लाइबिलिटी भी बन गई। 72 का ट्रक, 72 की लाइबिलिटी। इसमें से हमने 12,000 ए को दे दिया डाउन पेमेंट इमीडिएटली, तो ए टू कैश कर दिया 12,000, ए टू कैश ये कर दिया हमने 12,000, ये हो गया डाउन पेमेंट। अब बचा 60,000 पेमेंट करना है 4 इंस्टॉलमेंट में, 15,000 प्लस ब्याज, 15,000 प्लस ब्याज, 15,000 प्लस इंटरेस्ट, 15,000 प्लस इंटरेस्ट करके ऐसा है। ठीक है, तो बेटा अब ये तो हो गया। अब ए लगाएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बी लगाएगा, बी अपने लगाएगा 20%, बी ने 72,000 पे लगाया 14,400, WDV बची 57,600, अगले साल 57,600, ये तो ठीक है। इधर अब यहाँ पर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी में एक अकाउंट 72,000 देना था, 12 तुरंत दे दिया, बचा 60। अब 60,000 देना है
60,000 होना है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, तो पहली इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट बनेगी ईयर के एंड में, तो 60,000 पर पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगेगा 12% से, ये हुआ 7200 इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या होगी, बी अपने यहाँ इंटरेस्ट की डेबिट करेगा, बी इंटरेस्ट डेबिट करेगा, बी करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, वो इंटरेस्ट एक यहाँ पर ए के अकाउंट में 7200 क्रेडिट करेगा, ए के अकाउंट में 7200 क्रेडिट, और इंटरेस्ट अकाउंट में, मैंने इंटरेस्ट अकाउंट नहीं खोला, इंटरेस्ट अकाउंट में 7200 डेबिट, और वो इंटरेस्ट बी डाल देगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट बी के लिए एक एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, फाइनेंस चार्ज है, वो लोन लिया है एक तरह से ये ट्रक खरीदने के लिए, तो ये फाइनेंस चार्ज हुआ, तो 72 का इंटरेस्ट बी के लिए एक्सपेंसेस वो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट कर ए में एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट कर देगा, क्योंकि ए को 7200 देना है, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ा देगा। बाद में 15,000 प्लस 7200 इंस्टॉलमेंट बनी 22,222 ये इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस 7200 करके 22,200 दे दी गई ईयर के एंड में। बचा बैलेंस 45 की कैश प्राइस बच गई, 72 की कैश प्राइस में से 12,000 कैश प्राइस दे दी गई थी, बची थी कैश प्राइस 60 की कैश प्राइस में से 60 की कैश प्राइस में से 15 की कैश प्राइस दे दी गई पहली इंस्टॉलमेंट में, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7200, तो कैश प्राइस बची 45, ये 45 की कैश प्राइस नीचे आ गई सेकंड ईयर के एंड में, इस पर फिर इंटरेस्ट लगा सेकंड ईयर के एंड का 45,000 पर 12% से इंटरेस्ट लगेगा 5400, ये इंटरेस्ट लगा 5400, अब देना बाकी हो गया 50,400, और ये यहाँ पर जाकर बी डिफॉल्ट कर गया। इधर डिफॉल्ट किया तब तक तो बी का सेकंड ईयर का एंड आ चुका था, तो बी ने डेप्रिसिएशन तो लगा ही लिया, क्योंकि बी ने ट्रक को सेकंड ईयर में भी वापस लिया, यूज कर लिया, तो बी ने लगाया डेप्रिसिएशन 11,520, डब्ल्यूडीवी बची है 46080, ये डब्ल्यूडीवी बची 46080। इधर लाइबिलिटी कितनी हो गई 45,000 प्लस 50,400 की लाइबिलिटी है, 50,400 की लाइबिलिटी है, हम बी के अकाउंटेंट है, हमारी लाइबिलिटी 50,400 है, और इधर ट्रक हमारे पास पड़ा है 46,080 का। अब बी की बुक्स है, बी के हम अकाउंटेंट है, हमें हमारे पास असेट है ट्रक 46080 और लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ए 50,400। हम यहाँ पर हमें हमारे ऑनर को यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करनी थी, पर हमारे ऑनर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे ऑफ नहीं की, इसलिए ए अपना ट्रक वापस ले गया। जब ए अपना ट्रक वापस ले गया तो हम क्या एंट्री करेंगे, ट्रक हमारे से क्रेडिट करेंगे, और ले गया है ए डेबिट द रिसीवर, ए को करेंगे डेबिट, एंट्री होगी ए टू ट्रक, तो ट्रक में लिखेंगे बाय ए और ए में लिखेंगे टू ट्रक। देखिए 50,400 की लाइबिलिटी के बदले हमारा 46,080 का 46080 का ट्रक गया, इसलिए ट्रक अकाउंट से क्रेडिट, और ले गया है ए, इसलिए ए में डेबिट, तो क्या हुआ, ये हो गया। देखिए तो हमने 50,400 के अगेंस्ट 46,080 का ट्रक दे दिया डिफरेंस, और अब हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं रही, ये ट्रक ले गया ए, और हमें अब कुछ भी देने की जरूरत नहीं, एग्रीमेंट कैंसिल, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, तो ये जो हमें 4320 हमारा बच गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये यहाँ से डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी 50,400 थी और वो 46080 के ट्रक में सेटल हो गई, लाइबिलिटी खत्म हुई 50,000 समथिंग से, असेट कम हुई 48,000 समथिंग से, 46,000 समथिंग से, प्रॉफिट हो गया, ये बुकिश प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गया यहाँ से डेबिट, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन हायर परचेस कैंसिलेशन पर यहाँ से करके पीएनएल में क्रेडिट। ठीक है, ये तो इन द बुक्स ऑफ बी था। अब इन द बुक्स ऑफ ए क्या करेगा, ए की बुक्स में देखो, ए जब ट्रक बेचेगा तो ए एंट्री करेगा ए बी टू हायर परचेस सेल, क्योंकि ए के लिए ये गुड्स बिका है। सेल की एंट्री क्या होती है, पार्टी टू सेल, कस्टमर टू सेल, तो यहाँ कस्टमर कौन है, बी टू सेल, पर ये चूंकि स्पेशल सेल है, हायर परचेस सेल, ऑर्डिनरी सेल नहीं है, तो एंट्री क्या होगी बी टू हायर परचेस सेल, तो बी में लिख दिया टू हायर परचेस सेल 72,000, हमें उससे 12,000 इमीडिएटली मिल गया, तो बाय बैंक, फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया उससे 7200, हमने 60,000 का जो बचा था 72 माइनस 12 बचा 60 पर हमने 12% इंटरेस्ट चार्ज किया 7200, ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो एंट्री क्या होगी बी टू इंटरेस्ट, बी में 7200 डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट, और इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमने 7200 का इंटरेस्ट बी में डेबिट किया और पीएल में क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट के नाम से, और हमें पहली इंस्टॉलमेंट 22,200 मिल भी गई, बचा 45, अब 45 बचा ये नीचे ले आए, फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया 5400 सेकंड ईयर का, पर हमें अब नहीं मिला, हमें ये सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, हमें लेना था 50,400, 50,400, बदले में हम क्या लाए, ट्रक उठा लाए। अब जो ट्रक लाए तो क्या आएगा, अब ट्रक हमारे लिए ट्रक है या गुड्स से, गुड्स से, तो क्या एंट्री करेंगे, गुड्स रीपर्चेज अकाउंट डेबिट टू बी, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या है ट्रक, कौन सा ट्रक, रीपर्चेज ट्रक, गुड्स से वो हमारा, तो एंट्री होगी रीपर्चेज गुड्स डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया तो गुड्स डेबिट करो, पर कौन सा गुड्स, रीपर्चेज गुड्स डेबिट टू, देने वाला कौन है, क्रेडिट करो गिवर, बी को क्रेडिट करो, तो एंट्री होगी रीपर्चेज गुड्स डेबिट टू बी। तो यहाँ पर हमें वो जो ट्रक हम लाए हैं उसकी बुक में क्या चल रहा था, उससे में क्या मतलब,
देखेंगे उसकी दशा कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसको देखते हुए हम ट्रक का अस्थि पंजर ढीले हैं उसके ट्रक के, उसको सब देखते हुए हम ट्रक की नया वैल्यूएशन करेंगे कि हमें 20 से लेना था 50,400, पर बदले में हमें क्या मिला, वो टूटा फूटा ट्रक, सेकंड हैंड ट्रक। तो हम ट्रक की वैल्यू करेंगे। सेकंड हैंड ट्रक की कंडीशन देखते हुए वैल्यूएशन होता है, ऐसा नहीं कि कोई इसका फिक्स फार्मूला है। वैल्यूएशन करेगा, डिपेंड करेगा। आप कोई कार या मोटर बाइक खरीदते बेचते हो, हर असेट की वैल्यू अलग अलग होती है, हर बाइक की वैल्यू अलग अलग होती है। एक ही ईयर की एक ही दिन खरीदी हुई 2 बाइक की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एक ने बहुत अच्छे से यूज़ की, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसने बहुत रद्दी कर दी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये ट्रक का वैल्यूएशन ए ने किया 25% डिप्रेशन लगाकर। तो ट्रक था 72,000, पहले उस पर लगाया 25%, वैल्यू बची 0.75, फिर लगाया 25% सेकेंड ईयर का, तो वैल्यू बची 40,500। 25% 2 बार लगाओ डेप्रिसिएशन, 25% पहले साल, फिर 25% दूसरे साल। ये एक वैल्यूएशन का तरीका है। कोई बी डेप्रिसिएशन तो बिल ने लगाया था, ए के लिए तो गुड्स से, ए डेप्रिसिएशन लगा नहीं रहा, सिर्फ वैल्यूएशन के लिए उसने वर्ड यूज़ किया है डेप्रिसिएशन। ये जो गुड्स ला रहा है वो गुड्स को वैल्यू करेगा, वो गुड्स की वैल्यू आई 40,500। तो 50,400 के बदले क्या आया, 40,500 की सेकंड हैंड वाली वैल्यू वाला गुड्स। तो एंट्री क्या होगी, गुड्स यानी रीपर्चेज गुड्स डेबिट बाय 40,500। एंट्री क्या हुई, गुड्स रिपर्चेज टू बी। तो गुड्स रिपर्चेज में 40,500 डेबिट और बी में 40,500 क्रेडिट। अब हमें 50,400 के अगेंस्ट 40,500 मिला, बाकी 900 मिलने से रह गया, ना मिला है ना मिलेगा, ये जाएगा हमारा लॉस में, बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। ये करते हैं यहाँ क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट। इधर हम ये गुड्स लेकर आए, जब लाए थे तब वैल्यू किया था 40,500, बाद में उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा किया 2,000 का, उससे उस ट्रक की वर्थ वैल्यू बढ़ी, तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए गुड्स में डेबिट कर दो। इसको रिपेयर एक्सपेंस को पीएल में मत डालो, डायरेक्ट एक्सपेंस मानते, क्योंकि इस रिपेयर के एक्सपेंस से गुड्स की वैल्यू बढ़ी, और जब भी किसी खर्चे से गुड्स की वैल्यू में एडिशन होता है डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। तो इस रिपेयर के एक्सपेंस को इनडायरेक्ट मत मानो, डायरेक्ट मानते हुए गुड्स अकाउंट में डेबिट कर दो। तो अब गुड्स कितने का हो गया, गुड्स हो गया 40,500 प्लस 2,000। बाद में ये ट्रक बेच दिया गया 50,000 में, तो ये आ गया प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। ये प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्योंकि इनका बिजनेस ही ये है ट्रक को हायर प्राइस बेचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये था रिपोजिशन ऑफ ए सिंगल ट्रक ऑफ वन असेट। इससे आपका कुछ फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा कि हायर परचेज क्या होता है। अगला क्वेश्चन बेटा, सेकंड नंबर, एम एंड कंपनी परचेज 3 मशीन। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 मशीन खरीदी है। एम एंड कंपनी ने खरीदी है फ्रॉम राज एंड कंपनी, और 80,000 की एक मशीन है, और खरीदी है 1 अप्रैल 13 को, ऑन हायर परचेज बेसिस खरीदी है। डाउन पेमेंट 10% है, इंटरेस्ट की रेट 15% है, और बैलेंस 3 किस्तों में देना है टुगेदर विद इंटरेस्ट। अदर इन्फॉर्मेशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो खरीदने वाला डेप्रिसिएशन लगाएगा वो 20% लगाएगा। और एम एंड कंपनी 15 वाली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 15 की इंस्टॉलमेंट देने में कैपेबल नहीं रही, डिफॉल्ट किया, इसलिए राज एंड कंपनी ने 2 मशीन जब्त कर ली, एक छोड़ दी, और जो 2 मशीन ले गया वो 25% की वैल्यूएशन पे ले गया। राज एंड कंपनी का भी एक रख लो, उसका पेमेंट हमको बाद में दे देना, हमें तुम पर भरोसा है कि तुम दे दोगे, मजबूरी हम समझ रहे हैं तुम दे नहीं पा रहे हो, कुछ इशू है। 2 मशीन हम ले आते हैं, एक छोड़ जाते हैं, उससे तुम अपना बिजनेस चलाते रहो, और कुछ समय बाद हमें पूरा पेमेंट कर देना, एक मशीन का जो भी बचता है। हम 2 मशीन ले जाते हैं, और 2 मशीन की जो वैल्यू है, 2 मशीन का जो वैल्यूएशन बनेगा, उतने से हम आपकी लायबिलिटी कम भी कर देंगे। देखिए क्या होता है ये। और एम कंपनी ने बचाव पेमेंट 28 मई को कर दिया। बेटा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। इन द बुक्स ऑफ एम एन कंपनी खरीदने वाले के यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों वैसे पूछते दोनों जगह हैं, पर अभी मैं एम एन कंपनी में स्टार्ट करता हूँ। एक मशीन 80 की है, तो 3 मशीन हुई 240 की, तो मशीन अकाउंट में डेबिट, और राज इन कंपनी में 240 क्रेडिट। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि पिछले एग्जाम में समझ चुके। अब डाउन पेमेंट 10% है, तो डाउन पेमेंट 10%, तो हमें राज इन कंपनी से, तो हमने 240 में से 10% 24 दे दिया, तो राज इन कंपनी टू कैश 24,000 मतलब 10%। अब देखो बेटा, 240 में से 24 गया, डाउन पेमेंट बचा 2,40,000 में से 24 डाउन पेमेंट गया, बचा 216 को देना है 3 सालों तक, 3 सालों तक है ना, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। वो मैं लिखना भूल गया, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। इक्वल एनुअल लिखना भूल गया था। 72 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, तो 72 प्लस इंटरेस्ट, 72 प्लस इंटरेस्ट, 72 प्लस इंटरेस्ट, ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, अब ये हुआ। अब बेटा पहले साल 240 में से 24 तुरंत दे दिया था, इमीडिएट दिया था, बच्चा 216 पर इंटरेस्ट लगेगा
इंटरेस्ट की रेट थी 15% इंटू 216 का 15%, 32,400 का इंटरेस्ट बना। ये इंटरेस्ट हम राज इन कंपनी में क्रेडिट करेंगे एज ए लाइबिलिटी और इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस, और वो इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वो अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट भी, और वहाँ डेबिट होगा और वो जाएगा P&L में। वो मैंने नहीं बनाया टाइम बचाने के लिए इधर। फिर अब पहली इंस्टॉलमेंट 72,000 प्लस 32,400 का इंटरेस्ट। पहली 1,04,400 की इंस्टॉलमेंट बनी, वो हमने पे कर दी, पहली पे कर दी है। सेकंड में जाके शायद देखना है कहाँ जाके डिफॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पर 31 मार्च 14 को पहली बनी इंस्टॉलमेंट, खरीदा था 1 अप्रैल 13 को, पहली इंस्टॉलमेंट आई 31 मार्च 14, ये हमने पे कर दी, बचा 144, ये नीचे आ गया 144। इधर चूंकि मशीन हमने खरीदी थी उस पर लगा दिया 1 साल का डेप्रिसिएशन, ये आगे WDV, ये नीचे WDV ले ली, ये आगे W। अब आ जाए हम सेकंड ईयर पर। 1 अप्रैल 14 को ओपनिंग वाले से 1 अप्रैल 14 को हमारे पास 3 मशीन है, 192 की 3 मशीन है। हाँ वो तो लिखा हुआ 192, ये है 3 मशीन्स, 3 मशीन्स है, और ये लाइबिलिटी भी है 3 मशीनों की मिलाकर 144। अच्छा, फिर इंटरेस्ट लगाया 15% से 21,600, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। यहाँ पर हम डिफॉल्ट कर गए, हम खरीदने वाले की तरफ से बात करेंगे, यहाँ हम डिफॉल्ट कर गए। तो अब देखिए हमें देना है, कुल मिलाकर देना कितना है, 165,600 देना है, 165,600 देना है। और इधर इसमें से हमने जो हमें देनी थी सेकंड इंस्टॉलमेंट वो नहीं दी, बल्कि उसके बदले में हमारे कहा भाई 3 ट्रक में से तुम एक काम करो, 3 मशीन में से 2 ले जाओ, हमें एक की जरूरत है, बिजनेस चल नहीं रहा, तुम 2 ले जाओ। और ये हमारी लाइबिलिटी जो है ना, ये 3 मशीनों की, ये 3 मशीन की जो लाइबिलिटी है, ये हमारे पास इधर 3 मशीन है, और चूंकि ये डिफॉल्ट हुआ है सेकंड ईयर के एंड में, तो इस 192 पे डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा। 192 का डेप्रिसिएशन फिर से लगाया, जो भी रेट थी, डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी, 20%, डेप्रिसिएशन लगेगा 20% से 0.2, 38,400 ये लगा दिया 20% से। ठीक है भाई। अब आगे सेकेंडरी का एंड जहां पर डिफॉल्ट हुआ है बेटा, एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, वो तीनों मशीन जब्त कर देता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता। हम मशीन अकाउंट कर देते क्रेडिट और राज इन कंपनी को कर देते डेबिट, दोनों अकाउंट क्लोज कर देते, ना लेना रहता ना देना रहता, और डिफरेंस को मान लेते प्रॉफिट लॉस। ट्रक कौन ले गया, राज, तो एंट्री क्या करते, राज डेबिट टू ट्रक, राज डेबिट टू ट्रक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रक गए उनको क्रेडिट कर देते, और राज ने ट्रक ले गया इसलिए राज को डेबिट कर देते, और अकाउंट क्लोज कर देते थे, डिफरेंस को डाल देते प्रॉफिट लॉस में। वो बड़ा सिंपल था, लेकिन यहाँ पर 3 ट्रक की बजाय 2 ट्रक का रिपोजिशन हुआ है, ये कहा जाता है पार्शियल रिपोजिशन। तो बेटा अब वो क्यों हुआ है, वो लॉजिक तो बताना, रिविजन में पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब देखो 192 माइनस 38,400 का डेप्रिसिएशन। बेटा अब 1,53,600 WDV आ रही है 3 ट्रक की, डिवाइड बाय 3 ट्रक। एक ट्रक की WDV 51,200 है, एक ही यहाँ पर बचा है, एक ट्रक यहाँ पर बचा है, ये गलती कुछ है हो रही है यहाँ पर, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। एक ट्रक ही बचेगा यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू बचेगी 51,200 ही बचना चाहिए, एक ट्रक की वैल्यू 51,200। ध्यान रखना बेटा, एक ट्रक 153,600, 3 ट्रक की WDV है, बचेगा एक ट्रक, तो एक ट्रक वो छोड़ जा रहा है, 2 ले जा रहा है, तो एक ट्रक का बैलेंस छूटेगा 51,200, और एक ट्रक, अच्छा 2 ट्रक की हमारी बुक वैल्यू होती है 1,02,400। बेटा ये 2 ट्रक होते हैं हमारे 1,02,400, ये है WDV ऑफ 2 ट्रक्स, WDV ऑफ 2 ट्रक्स, जो वो लेकर जा रहा है, वो फोरफिट कर रहा है, रिपोजेस कर रहा है। बेटा ये जो ट्रक 1,02,400 के हैं हमारी बुक्स में, है ना बेटा, ये वैल्यूशन हम कर लेंगे तो भी डेप्रिसिएशन रेट 20% पहले साल का, 20% वो हमने देखा ना, 1,02,400 WDV है 2 ट्रक की। लेकिन बेटा वो जो ले जाने वाला है वो बोलता भाई ठीक है तुम्हारी बुक्स में वो 1,02,400 के होंगे, पर हम तो इसको 25% से डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू करेंगे, ऐसा बोल रहा है ट्रक जब्त करके ले जाने वाला। तो एक ट्रक 80,000 का,
देखना बेटा, एक ट्रक 80,000 का, मैं कहाँ लिखूं, क्या लिखता हूँ, एक ट्रक 80,000 का, इस पर 25% डेप्रिसिएशन लगाओ, पहले साल का वैल्यू बची 60, फिर 25% लगाओ, वैल्यू बची 45, एक ट्रक की वैल्यू बची 45, WDV 45 एक ट्रक की, ऐसे दो ट्रक की वैल्यू वो 90,000 ही मान रहा है। ले जाने वाला कह रहा है कि भाई तुमने भले तुम्हारी बुक में 1,02,400 के होंगे, पर मैं जो उसकी कंडीशन देख रहा हूँ, ट्रक की हालत देख रहा हूँ, उसके हिसाब से दो ट्रक की वैल्यू 90 होती है। मैं तो ये मानूंगा कि मैं 90,000 के ट्रक ले जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइबिलिटी 90 से कम कर दूंगा, ऐसा ट्रक ले जाने वाला, रिपोजेस करने वाला सेलर बोल रहा है। तो बेटा वो ट्रक लेके गया 90 की वैल्यू पर, तो यहाँ बाय राज एंड कंपनी, अच्छा इधर हमें देना था, ये देना था 1,65,600 देना है 3 ट्रक का। बेटा वो 3 ट्रक में से 2 ट्रक ले जा रहा है, तो 2 ट्रक की लाइबिलिटी भी तो कम करेगा, पर 2 ट्रक की लाइबिलिटी कम करेगा ये मानते हुए कि वो 2 ट्रक लेकर गया है 90,000 के, 90,000 के, तो वो 90,000 से वो कम करेगा, यहाँ लिखेगा 90,000, कितना 90,000। तो बेटा यदि वो 165,600 की हमारी लाइबिलिटी थी और 2 ट्रक वो ले गया 90,000 पर, तो लाइबिलिटी बची 75,600, ये हमें देना पड़ेगा सिर्फ एक ट्रक के लिए। वो जो 2 ट्रक ले जा रहा है वो 90,000 की वैल्यू का मान के ले जा रहा है, तो हमें 1,65,600 तो देना था, 165,600 देना था, उसके बदले हमने ट्रक दे दिए, 2 ट्रक दे दिए, तो 2 ट्रक दिए तो 2 ट्रक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना लाइबिलिटी से, तो 90,000 वैल्यू मानेगी 90 लाइबिलिटी, उसकी 90 की वैल्यू मानेगी उन 2 ट्रक्स की, तो 90 से यहाँ से 90 क्रेडिट होगा और यहाँ 90 डेबिट हो जाएगा। अब देखो बेटा, जो ट्रक हमारे लिए 1,02,400 के हमारी बुक्स में चल रहे थे, 2 ट्रक, उसकी वैल्यू वो मान रहा है 90, तो हमें लॉस हुआ 12,400 का, ये लॉस यहां से क्रेडिट और पीएल में डेबिट। देखो बेटा, हमारी बुक में हमारी वैल्यू में आ रहे थे 1,02,400 2 ट्रक, लेकिन वो उन 2 ट्रक को मान रहा है सिर्फ 90,000 का, तो हमें भी ये मानना पड़ेगा कि 90,000 की ही वैल्यू है, भले हमारी बुक में वैल्यू 1,02,000 है, पर उसने उसको 90 का माना है, तो ये हमारा हाँ वो वैल्यू ज़्यादा मानता तो हमें फायदा होता, क्योंकि हमें लाइबिलिटी उतने से कम होती, पर 90 से ही लाइबिलिटी कम हुई, तो 2 ट्रक की वर्थ 90 मानी गई, तो लाइबिलिटी भी 90 से कम हुई और हमने ट्रक भी 90, और लेकिन ट्रक बुक में चले थे 1,02,400 के, तो बाकी 12,400 क्या हो गया हमारा लॉस। बेटा आप खुद सोचो ना, यदि यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ट्रक लेता हूँ कि हमारे 2 ट्रक 1,02,400 पे चल रहे हैं, आपको पता है ना बेटा, 2 ट्रक वो जो जब्त कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये लाइबिलिटी चल रही है हमारी, लाइबिलिटी टूवर्ड्स राज एंड कंपनी की तरफ लाइबिलिटी बेटा हमारी है। बेटा वो राज एंड कंपनी की लाइबिलिटी है ना, हमें इतना देना है, वो कहे भाई ये ट्रक तो हमने 90 के माने हैं भली तुम्हारी बुक में, तो बेटा 90 के माने तो 12,400 हमारा लॉस नहीं हो गया क्या, तो उसने हमारी लाइबिलिटी को 90 से कम किया है, ठीक है। ये था पार्शियल रिपोजिशन, समझ में आ गया होगा बेटा। तो ध्यान रखें, उसने हमारे 2 ट्रक को 90 पर वैल्यू किया है, तो हमने हमारी लाइबिलिटी एंट्री क्या की, जब ट्रक की वर्थ 90 है तो राज एंड कंपनी की लाइबिलिटी 90 से डेबिट करनी पड़ेगी, जो ले जा रहा है केस के बदले ट्रक, ट्रक की वैल्यू 90 है तो लाइबिलिटी भी 90 से कम करेगा ना, तो एंट्री क्या होगी हमारी बुक्स में, राज एंड कंपनी की लाइबिलिटी 90 से कम करेंगे, राज एंड कंपनी डेबिट टू ट्रक 90, तो यहाँ 90 डेबिट होगा राज एंड कंपनी में, और यहाँ पर मशीन में राज एंड कंपनी से 9 के नाम से 90 क्रेडिट होगा, और बाकी 12,400 का हमारा लॉस, यहाँ क्रेडिट पीएल में डेबिट, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेटा ये जो बची है ना लाइबिलिटी 63,200, ये जो लाइबिलिटी बची है ना, जो मैंने शायद दूसरी को निकाली थी 165,600 माइनस 90,000, जो भी बची बेटा, जो भी बच रही है वाली 75,600 जो बच रही है, ये लाइबिलिटी नीचे लाई जाएगी और ये उसने कुछ समय बाद पे कर दी। बेटा इसमें इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, वो एग्रीमेंट जो था ना पुराना वाला, ये ब्याज की रेट 15%, वो सब खत्म हो गई, ये नया एग्रीमेंट है। तो ये तो इसने बचा अमाउंट क्या किया, ये बचा अमाउंट क्या किया, 75,600 जो बचा और सिंगल ट्रक, वो इसने अप्रैल मई जून मई में अप्रैल मई 2 महीने बाद लम सम में दे दिया पूरा का पूरा 75,600, 75,600 विदाउट एनी इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने ये नया एग्रीमेंट जो हुआ है कि भाई हम 2 ट्रक ले जाएंगे, एक छोड़ जाएंगे,
में कोई नए इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है, बस ये हुआ है कि वो 2 ट्रक ले जाएगा, एक छोड़ जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा, पेंडिंग बचेगा, वो 2 महीने बाद वो पेमेंट हो जाएगा लमसम में। अब वो हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं रहा, अब तो बस सिंपल 75,600 की लाइबिलिटी को 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसने लमसम में पे करके खत्म कर दिया। ये था पार्शियल रिपोजिशन। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है अगला एक फंडा, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या होती है। इस पर स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड पर। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं जनरली क्या करते हैं वो देखो। ये हमने खरीदी असेट, मान लो हमने ट्रक खरीदा, ट्रक अकाउंट डेबिट टू सरदार एंड, या नहीं, टू, जनरली ट्रक में डील करने वाले हमारे पंजाबी लोग होते हैं, तो पंजाब एंड सन्स, इससे हमने ट्रक खरीदा उधार, हमें 8 लाख देना है ट्रक का, तो ट्रक डेबिट और पंजाब एंड कंपनी एंड सन्स क्रेडिट, इसमें हमने उसको दे दिया 1 लाख डाउन पेमेंट टू बैंक, है ना बेटा। अब बचा 7 लाख, 7 लाख पर इंटरेस्ट 70,000, यहाँ 70,000 ब्याज बना, हमने फिर से इंस्टॉलमेंट दे दी 170, बचा 6 लाख, 6 लाख नीचे लाए, फिर ब्याज बना 10% 60, फिर दे दिया 160, बचा 5 लाख, 5 लाख नीचे लाए, फिर 50,000, और ये तो दिख नहीं रहा आपको, सॉरी ये क्या बता था आपको दिख नहीं रहा है, बोलना चाहिए ना बेटा, बोलते तो हो नहीं आप। बेटा हम क्या करते हैं, हमने 8 लाख में कुछ असेट खरीदी, 1 लाख दे दिया डाउन, बचा 7 लाख, 7 लाख का 10% ब्याज बना 70, हमने इंस्टॉलमेंट दे दी 170 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बचा 6 लाख, 6 लाख नीचे लाए, फिर 10% इंटरेस्ट 60, फिर दे दिया 160, बचा 5 लाख, 5 लाख नीचे लाए, फिर इंटरेस्ट 50, ऐसे कर, ये इंटरेस्ट पहले साल का, ये इंटरेस्ट दूसरे साल का, ये इंटरेस्ट तीसरे साल का, ये हमारी यूजुअल मेथड है। हम हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग काउंट कैलकुलेट करते हैं और उसकी अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस क्या करता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या करवाता है हमसे, वो सारा का सारा इंटरेस्ट एक साथ एंट्री करवा लेता है। वो क्या करवाता है, जैसे ये हमने 8 लाख में ट्रक खरीदा पंजाब एंड सन से, डाउन पेमेंट गया 1 लाख इमीडिएटली, बेटा जो इंटरेस्ट अगले सालों का है ना, पहले साल का मान लो 70 है, फिर अगले साल का 60 है, फिर अगले साल का 50 है, फिर उसके अगले साल का 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, ऐसा है, ऐसे मान लो, और फिर 10,000 है। मैं 2 मिनट कैसे बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट 280 कुल बनता है पूरे पीरियड का, अगले 5-6 सालों का इंटरेस्ट बनता है 280, वो पूरा इंटरेस्ट एक साथ यहाँ क्रेडिट करवा देता है। ये मेथड यहाँ क्रेडिट तो कर दिया एज ए लाइबिलिटी, बार बार इंटरेस्ट को लाइबिलिटी मानो, पहले साल 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसे हम लाइबिलिटी मानते हैं हर साल अलग अलग। ये मेथड बोलती है इंटरेस्ट सस्पेंस ऐसा मत करो, क्या करो, हमारा इंटरेस्ट एक साथ लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दो। ये हमारा जो पंजाब एंड सन्स की लाइबिलिटी है जिनसे हमने ट्रक खरीदा है, यहाँ पर वो 280 का इंटरेस्ट पूरे अगले 6 साल का इंटरेस्ट एक साथ लाइबिलिटी में क्रेडिट कर, और चूंकि ये एक साथ इंटरेस्ट में डेबिट कर दिया इसको पूरा 280, ये तो ब्याज पूरे 5-6 सालों का है, क्या ये इंटरेस्ट में डाल दिया, अगले 6 साल का ब्याज एक ही साल के पीएनएल में नहीं जा सकता, इसलिए क्या करो, इसको इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल दो। उसको लेकर इंटरेस्ट सस्पेंस, ये मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा इस मेथड के बारे में। यहां पर मान लो असेट की कैश प्राइस है 55, डाउन पेमेंट है 10,000, इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट रेट 10% है, ये कहा गया, और आपको यूज करनी है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करनी है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करनी है आपको बेटा। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस में तो बेटा क्या करो, जितना इंटरेस्ट इंटायर एग्रीमेंट का बनता है अगला साल, उसका अगला, फिर उसका अगला, जितना भी ब्याज बनता है एग्रीमेंट शुरू होते ही उसको कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो। जैसे हमने 55 का कैश प्राइस, उसमें 10,000 डाउन पेमेंट, बचा 45 पर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 4,500, फिर पहली इंस्टॉलमेंट 45 में से 15 की डाउन पेमेंट, 15 की कैश प्राइस पे कर देंगे पहले साल,
15 प्लस 4500 का इंटरेस्ट पे होगा, पर कैश प्राइस कितने से कम होगी? 4500 से। अब कैश प्राइस कम होगी कितने से? 45 में से 15 गया कैश प्राइस, है ना बेटा। 50 की कैश प्राइस थी, 10 की कैश प्राइस तुरंत दे दी, बची 45। 45 पर ब्याज लगा 4500 पहले साल का। अब 45 पे करना है 3 किस्तों में, 45 डिवाइड बाय 3, 15 15 15 15 प्लस इंटरेस्ट, 15 प्लस इंटरेस्ट, 15 प्लस इंटरेस्ट। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 19,500 की बनेगी। उसमें 15,000 तो कैश प्राइस है, बचा कैश प्राइस 30, फिर इंटरेस्ट रहा सेकेंड ईयर का 3,000। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट होगी 15 प्लस 3 18, 15 फिर पे हो गया, बचा अगेन 15, इस पर इंटरेस्ट बना 1500। तो बेटा इंटरेस्ट बना पहले साल का, ये हमारा बना इंटरेस्ट 3 सालों का। कुल इंटरेस्ट बन रहा है 9,000। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इंटरेस्ट बन रहा है 9,000। अब यहाँ पर जो तरीका है बेटा वो देखिए, क्या तरीका है इंटरेस्ट सस्पेंस का। बेटा जितना पॉसिबल रिवीजन में करवा सकता हूँ आप करवा दूंगा, आपका लोड कुछ कम होगा। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले, हम खरीदार हैं, बायर हैं, बायर की बुक्स में असेट डेबिट और हायर वेंडर क्रेडिट एंट्री होती है, असेट टू हायर वेंडर। तो यहाँ आएगा बाय असेट 55, हमने डाउन पेमेंट दे दिया 10। अब बेटा यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना 9,000, वो 9,000 इंटरेस्ट पूरे 3 साल का है। जनरली तो हम यहाँ पर बेटा बाय, यहाँ पर इंटरेस्ट जनरली तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट सिर्फ पहले साल का देते थे 1500, 4500 पहले साल का ब्याज, यहाँ हायर वेंडर में क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट। ये इंटरेस्ट पहले साल का, लेकिन ये मेथड ऐसा नहीं करती, बल्कि ये मेथड तो क्या करवाती है, पूरा इंटरेस्ट 9,000 उसी दिन 1 अप्रैल को ही 9,000 का इंटरेस्ट लायबिलिटी में क्रेडिट और इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट। इंटरेस्ट में नहीं, इंटरेस्ट सस्पेंस में। फिर इंस्टॉलमेंट दी 19,500, बचा 34,500, ये नीचे लाए सेकेंड ईयर। अच्छा इधर 9,000 के इंटरेस्ट में से पहले साल का इंटरेस्ट बना 4,500, इसको इंटरेस्ट, अब देखिए बेटा जब पहले साल की शुरुआत थी तो हमने 9,000 का इंटरेस्ट सस्पेंस में माना था, पता नहीं एग्रीमेंट आगे चलेगा या नहीं चलेगा। यदि खरीदार, यानी हम जब चाहे तब डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, माल वापस कर दें, जो असेट खरीदी वापस कर दें और एग्रीमेंट खत्म। तो कंफर्म नहीं कि एग्रीमेंट 3 साल चलेगा नहीं चलेगा, ये सस्पेंस में है। तो ये इंटरेस्ट हमने अभी माना था सस्पेंस, शायद 3 साल का ब्याज, लेकिन 1 साल तो निकल गया, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो कंफर्म हो गया कि लग गया। तो सस्पेंस में पहले साल का ब्याज अब सस्पेंस में नहीं रहा, तो पहले साल के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस से क्रेडिट कर कर इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट कर दो और वहां से डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर बचा 4,500, अगले साल फिर 4,500 लाओ और फिर इसमें से 3,000 ले आओ इंटरेस्ट अकाउंट में और इंटरेस्ट भेज दो पीएल में, बचा 1,500, फिर 1,500 इस साल लाओ और इसको डाल दो तीसरे साल के इंटरेस्ट अकाउंट में। इस तरह से इंटरेस्ट सस्पेंस से निकल कर इंटरेस्ट अकाउंट में जाता है। ये मेथड आपको शायद रिकॉल हो गई होगी। हाँ बेटा, अब यहाँ पर दूसरी चीज, वो तो हमने देख लिया। अब देखो ये जो 34,500 देना है अपने को, बेटा ये अगले 2 साल की किस्तें हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बेटा इसमें से आप ध्यान रखना, बेटा 55 में से 10 गया था, बचा था 45। 45 में से बेटा आपको बताइए 4.5 + 3 + 1,500 है, और आपने इसमें 4.5 तो पे कर दिया ना, ये तो पे हो गया ना बेटा। तो बचा ये वाला इंटरेस्ट जो बचा है ना, ये 4,500, ये 4.5 इसमें जुड़ा हुआ है इसमें। तो बेटा जो हमारी लायबिलिटी आ रही है ना बैलेंस शीट में, ये गलत आ रही है। इस बैलेंस शीट में अगले 2 साल का ब्याज भी तो शामिल है, और अगले 2 साल का ब्याज अभी से लायबिलिटी कैसे मान सकते हैं, पर हमारी अकाउंटिंग ने माना है। तो मैंने इसका वेरिफिकेशन बताया था कि बेटा बैलेंस शीट में देखो, हमारी लायबिलिटी जो 34,500 आ रही है फर्स्ट ईयर के एंड में, लायबिलिटी 34,500 आ रही है टुवर्ड्स हायर वेंडर 34,500। बेटा इसमें 4,500 का इंटरेस्ट, ये वाला ये ब्याज 4,500, ये एक्स्ट्रा लायबिलिटी में जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड की वजह से 4.5 का ब्याज जो अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो भी हमारी लायबिलिटी में जुड़ गया। बेटा इधर देखो ना, इधर आपका इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस भी तो डेबिट आ रहा है, ये भी तो डेबिट में आ रहा है। तो बेटा बैलेंस शीट में
इंटरेस्ट सस्पेंस जो डेबिट आ रहा था उसको डेबिट दिखाने की बजाय उसको यहाँ से लेस कर दो लाइबिलिटी साइड से ग्राफ में। तो ये लाइबिलिटी कितनी बची 30, ये सही है। 2 साल की किस्तें 15 + 15 30 ही तो बचना चाहिए। पहले साल की फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 15 चुका दिया, बचा 2 इंस्टॉलमेंट अभी लाइबिलिटी में आना चाहिए 30। और भाई लाइबिलिटी आ कितनी रही थी 34,500। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि ये यदि ये लाइबिलिटी 4,500 से ज़्यादा आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड में आएगा और ये इंटरेस्ट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस असेट में आएगा। और इसको असेट में दिखाने से अच्छा क्या है, इसको हायर वेंडर में से लेस करके दिखा दो। बैलेंस शीट तक शायद तो नहीं जाएंगे वो लोग, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है बेटा, रिवीजन में बेटा इतनी स्पीड से बताना जरूरी है क्योंकि रिवीजन है ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बेटा यहाँ पर एक स्पेशल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, 2 तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें ये मैं एक ये बता रहा हूँ। तो देखिए बेटा, जब क्वेश्चन में क्या क्या बेटा ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये मेथड जो बताने जा रहा हूँ बेटा वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 से, एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम वाई ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेटा कैश प्राइस 158,500 है, इंस्टॉलमेंट पहली इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अच्छा ये तो कैश डाउन पेमेंट है, ये डाउन पेमेंट है, और ये है इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के एंड में। तो बेटा डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इक्वल टू आ गई हायर परचेज प्राइस। कैश ये है डाउन पेमेंट और ये है इंस्टॉलमेंट 4, इनको सबको जोड़ लो, क्या आ गई हायर परचेज प्राइस जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछता है कंप्यूट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस। आपको कैश प्राइस नहीं गिवन है तो कैश प्राइस कैसे निकालेंगे इसमें, और ये जो इंस्टॉलमेंट है 4, इसमें से इंटरेस्ट कैसे अलग अलग करेंगे, पहले साल का ब्याज कितना, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना, ये हमको निकालना बाकी है। क्या करें, तो बेटा एक तरीका है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करता है, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। हाँ ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें जैसा हो रहा है ऐसा ही किसी और क्वेश्चन में हो तभी ये मेथड एप्लीकेबल है। बेटा वो क्या देखिए, ये पहली इंस्टॉलमेंट, वैसे चार यहाँ एक चीज लिखी भी रहेगी, द पेमेंट ऑफ कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज यूनिफॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट है, इन सभी में क्या है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हाँ सर, तभी तो इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस एक जैसी है ये कहा गया है, कैश प्राइस सभी में एक जैसी है। बेटा कैश प्राइस एक जैसी है मतलब क्या, बेटा जनरली क्या होता है, पहली इंस्टॉलमेंट में जनरली क्या होता है, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली में बेटा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है, फिर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या होती है इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। बेटा शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, कैश प्राइस कम, फिर इंटरेस्ट कम होते जाता है, कैश प्राइस बढ़ती आती है। मतलब हर किस में इंटरेस्ट अलग होता है, कैश प्राइस अलग, इंटरेस्ट अलग, कैश प्राइस अलग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सभी में कैश प्राइस सेम है। इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट और कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। बेटा ये जो 221900 है, फिर 206050 है, फिर 190200 है, फिर 174350 है, इन सभी में क्या है, ये कैश प्राइस, ये कैश प्राइस, ये कैश प्राइस, ये कैश प्राइस सब में सेम है। फिर ये फर्क किस वजह से, इंटरेस्ट
पहली किस्त में इंटरेस्ट होगा 4 सालों का, क्योंकि पहली किस्त दी जा रही है फर्स्ट ईयर के एंड में। इसमें ब्याज होगा 4 किस्तों का, इसमें ब्याज होगा 3 किस्तों का, इसमें ब्याज होगा 2 किस्तों का, इसमें ब्याज होगा 1 किस्त का। जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते आओगे आपकी इंटरेस्ट कम होती आएगी ना। तो देखिए बेटा, आप देखें, ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। पहली और दूसरी का डिफरेंस निकाला, ये आया 15,850। दूसरी और तीसरी का डिफरेंस निकाला, वही 15,850। तीसरी और चौथी का निकाला, वही 15,850। जब ऐसा हो का पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस दूसरी तीसरी का है, वही तीसरी चौथी का है, ऐसा हो तब जाके आपको क्या करना है, समझो बेटा। हुआ क्या होगा, देखना बेटा, एक तरह से ये पूरा ही समझाना पड़ रहा है मुझे जीरो से ही। जब ये ऐसा हो तो बेटा आपको क्या करना है, और जब या तो ये लिखाओ कि कैश प्राइस सभी में सेम है, कैश प्राइस सभी में सेम है, और ये आपको दिख रहा है बेटा। तो इसमें क्या करना है, मैं लॉजिक बताना चाहता हूं। कैश कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस और कैश प्राइस, ये चारों सालों में सेम है बेटा। यहां इंटरेस्ट, इसमें जुड़ना है इंटरेस्ट, तो क्या आएगी इंस्टॉलमेंट, क्या आएगी इंस्टॉलमेंट बेटा। आप जो पहले साल के एंड में चुकाओगे, पहले साल के एंड में आप जो किस्त चुका रहे हो बेटा, डाउन पेमेंट तो आप दे चुके हो 158,500 तो तुरंत दे चुके हो इमीडिएटली, और जो तुरंत दे देते हैं उसमें ब्याज नहीं लगता, बचे हुए ब्याज लगता है बेटा। अब आप जो पहली किस्त दे रहे हो फर्स्ट ईयर के एंड में बेटा, आपकी कुल कितनी किस्तें हैं बची हैं, 4। तो यहां पर 4 किस्तों का ब्याज होगा, यहां पर ब्याज होगा बेटा कितना, यहां पर होगा इंटरेस्ट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट बेटा। अभी तो पहले साल जो पहली दे रहे हो वो भी तो पहले साल के एंड में दे रहे हो ना, अभी दी कहाँ है। तो यहां पर ब्याज होगा कितनी किस्तों का, कुल कितनी किस्तें बेटा 4। पहली किस्त कब दे रहे हो, पहले साल के एंड में, तो पहले साल ब्याज कितनी किस्तों पे लगेगा, 4 किस्तों पे। दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 3 इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि आप पहले साल 1 इंस्टॉलमेंट दे चुके, तो अब कितनी बची 3, तो दूसरे साल ब्याज लगेगा 3 इंस्टॉलमेंट पे। फिर यहाँ लगेगा इंटरेस्ट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट, और लास्ट में इंटरेस्ट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। और बेटा आप देखो, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे, या मैं कहूं कि यदि ये इंटरेस्ट x है तो ये 2x होगा कि नहीं होगा, ये 3x होगा कि नहीं होगा, ये 4x होगा कि नहीं होगा। हाँ सर ऐसे ही होगा। अच्छा, इसका डिफरेंस x, इसका डिफरेंस x, इसका डिफरेंस x, तो ये जो पहली और दूसरी किस्त का जो डिफरेंस है वो 15,850 है बेटा। ये कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है x को, मतलब ये एक इंस्टॉलमेंट का ब्याज है। डिफरेंस ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, है ना बेटा। आप ये देखो ना, पहले साल इंटरेस्ट 4x है, तो फिर 3x है, फिर 2x है, फिर x है, 4x माइनस 3x। ओहो ये क्या हो गया, 4x माइनस 3x, x आया। ये x क्या है, एक किस्त का ब्याज, 3x में से 2x गया, x आया, ये भी एक किस्त का ब्याज। तो इससे बेटा पता पड़ता है कि ये जो 15,850 है ये है एक लास्ट या एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अब आप कर सकते हो कैसे, आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है 174,350, ये बेटा एक इंस्टॉलमेंट है लास्ट, इसमें ब्याज शामिल होगा सिर्फ एक किस्त का, वो है 15,850। 174,350 माइनस 15,850, क्या आ गया, कैश प्राइस ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट बेटा। ये है इंस्टॉलमेंट, और इसमें जुड़ा है ये आखिरी किस्त है, इसमें सिर्फ एक किस्त का ब्याज शामिल है क्योंकि ये आखिरी किस्त है। एक किस्त का ब्याज कितना 15,850, वो घटा दिया, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट घटाया तो कैश प्राइस आ गई, ये आ गई कैश प्राइस एक इंस्टॉलमेंट की,
और यही कैश प्राइस पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, सभी में यही कैश प्राइस है। इंटू 4 कर दो, इंटू यदि मैंने 4 कर दिया, ये क्या आ गई 634 आ गई कैश प्राइस ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट। इसमें जोड़ दो डाउन पेमेंट 51,500 प्लस 51,500 डाउन पेमेंट, तो 792,500 क्या आ गई कैश प्राइस। और बेटा आपका ये आ गई 792,500 कैश प्राइस। कैसे आई? 51,500 कैश प्राइस है एक किस्त की, तो 4 किस्त की कितनी 634 प्लस डाउन पेमेंट, ये आ गई आपकी कैश प्राइस 792,500। और बेटा एक वो भी है उसके अलावा, यदि आपका इंटरेस्ट एक किस्त का 15,850 है, तो आपने देखा कि आपका आप ये जो 221,900 है, ये है पहली किस्त। इसमें से बेटा मैं वो घटा दूं इसकी कैश प्राइस एक इंस्टॉलमेंट की, तो इंटरेस्ट आ जाएगा ना, और या फिर 15,850 इंटरेस्ट है एक किस्त का, तो 4 किस्तों का कितना आ गया 63,400 ऐसी भी आ जाएगा। या फिर अभी हमने क्या निकाला था कि सारी इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस सेम है बेटा। यदि हमने 1,74350 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट 15,850 का है, ये आई थी 51,500 की कैश प्राइस। ये कैश प्राइस है चौथी की भी, तीसरी की भी, दूसरी की भी, पहले की भी, सभी की कैश प्राइस यूनिफॉर्म है। तो यदि मैं ये 221,900 हमारी इंस्टॉलमेंट है, दिख नहीं रहा आपको? देखो 221,900 क्या है हमारी इंस्टॉलमेंट पहली, ये वाली, इसकी कैश प्राइस है 1,58,500, तभी में कैश प्राइस सेम है, तो इससे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऐसे भी हो जाएगा। तो खास बात क्या थी बेटा, बस ये क्या खास बात थी, यदि इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डिफरेंस है ये रिप्रेजेंट करता है एक इंस्टॉलमेंट का ब्याज। बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको, एक बार लास्ट में फिर से बता दूं, क्योंकि कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस जो सब में सेम है बेटा, यहां जुड़ा होगा यदि इंटरेस्ट यहाँ x है आखिरी किस्त में एक किस्त का, तो यहाँ पर 2 किस्तों का 2x होगा, तो यहाँ 3 किस्तों का 3x होगा, तो यहाँ 4 किस्तों का 4x होगा। बेटा यदि हम इसका डिफरेंस निकालें या इनका टोटल कर लें, ये जो आया इसमें डिफरेंस किस वजह से? बेटा सभी में कैश प्राइस सेम है, तो इसका डिफरेंस निकालूंगा बेटा मैं, इसका और इसका डिफरेंस, तो क्या आएगा x, ये आएगा ना बेटा। x क्या है 4x माइनस 3x, ये x बचा। x मतलब क्या, एक साल का ब्याज, एक किस्त का ब्याज, एक साल या एक इंस्टॉलमेंट का ब्याज बचा, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, हो गया। क्योंकि इसमें रेट नहीं दी थी इंटरेस्ट की रेट नहीं दी थी, इसलिए हम रिवर्सल मेथड से इंटरेस्ट कैश प्राइस नहीं निकाल पाए। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए हम रिवर्सल मेथड से जाकर कैश प्राइस नहीं निकाल पाए। लेकिन ये फीचर हो जो मैंने बताया, तब जाके आप कैश प्राइस निकाल सकते हो इस तरह से। लेकिन बेटा यदि इंटरेस्ट रेट दी हो तो वो तो बड़ा आसान है बेटा, आपको पता है, वो मैंने शायद क्वेश्चन यहाँ पर ये लिया है। जब इंटरेस्ट रेट दी हो तो कैश प्राइस रिवर्सल मेथड से निकालते बेटा। देखो जैसे ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है जब कैश प्राइस निकालनी पड़ जाए क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए बेटा, यहाँ पर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच एट फर्स्ट, 5 किस्तें हैं हाफ ईयरली 6,000 की, और स्टार्ट हो रही है फर्स्ट ड्यू ऑन 1 जुलाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कैलकुलेट कैश प्राइस। बेटा आप यहाँ पर 6,000 की 5 किस्तें हैं, मतलब 30,000, 6,000 की 5 किस्तें, 30,000 होती है हायर परचेज प्राइस, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और इसमें से इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट हम सोचे कि 10%, बेटा 10% तो पर एनम है, और यहाँ तो 2.5 साल हो गए ना, 5 किस्तें मतलब 2.5 साल हो गए। ऐसा थोड़ा करेंगे कि ये 30,000 ही 110 के बराबर है। बेटा इंटरेस्ट 10% पर एनम है, इसके लिए हमें ऐसा नहीं कर सकते 30,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, ऐसे नहीं निकल सकता इंटरेस्ट। बेटा कैसे निकलेगा, देखो आप
या तो यहां पर लगा सकते हो आपके एफएम का फॉर्मूला, आप एफएम का फॉर्मूला यानी आपका, आप अपनी एफएम की मेथड को यूज करते हुए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बताया ना बेटा वो लेकिन मैं आपको एग्जाम में आप वो भी कर सकते हो, मैं अपना अकाउंटिंग वे बता रहा हूं, आप अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो 1+1 वाला जो भी आपका फॉर्मूला है। बेटा मैं शुरू हुआ हूं आखिरी 6 महीनों से, आखिरी 6 महीनों में मैं लास्ट से शुरू हुआ हूं। आखिरी महीने में, आखिरी 6 महीनों में 6000 दिया गया और उसके बाद बैलेंस जीरो हो गया, और ये जो 6000 दिया गया इसमें आखिरी के 6 महीने का ब्याज शामिल होगा। ये जो 6000 है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट 6 मंथ, सही है। तो बेटा अज्यूम करो कि यदि ये, अज्यूम करो कि यदि ये ओपनिंग यदि 100 था, अज्यूम करो कि ओपनिंग यदि 100 कैश प्राइस थी, मैं अज्यूमशन लिया है, और इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम, तो 10% पर एनम से 6 महीने का ब्याज लगेगा 5 रुपीज़। माना कि ये जो लास्ट के 6 मंथ है इसको समझ लो, माना कि इस 6 मंथ के बिगिनिंग में 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, तो इस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट 5 रुपीज़ लगकर हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी 105 की। यदि 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था तो 5 रुपीज़ इंटरेस्ट लगकर इंस्टॉलमेंट बनेगी 105 की, तो ये 6000 किसके बराबर है 105 के बराबर है। तो 6000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5 किया तो ये आ गया 285 इंटरेस्ट आ गया 6000। ऐसे हमने निकाल लिया इंटरेस्ट। बेटा ये समझाना अब ज़्यादा पॉसिबल नहीं, मेरे लिए जो मैंने बता 285 आ गया, तो बेटा 285 मैंने इंटरेस्ट लिख दिया इंटरेस्ट 285। तो बेटा 6000 जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था 285, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 5715 आ गया प्रिंसिपल, 5715 क्या आ गया प्रिंसिपल। ये मैंने यहां लिया, इधर इधर का जो ओपनिंग था लास्ट 6 मंथ का ओपनिंग, इसका उसके पिछले 6 महीने, ऐसे मैं जा रहा हूँ 6 महीने 6 महीने 6 महीने ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। ये लास्ट 6 मंथ, ये उसके पिछले 6 महीने, ये 5750 जो यहाँ ओपनिंग था ये यहाँ क्लोजिंग था, यहाँ 6000 दिया गया और इस 6000 में जुड़ा होगा इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा ना बेटा, ये जुड़ा हुआ होगा। तो बेटा ये टोटल कितना होता है, ये 6000 देने के बाद बचा है 5715, तो ये टोटल कितना आया, ये टोटल आया, ये तो समझ में आ गया बेटा आपको रिवर्सल मेथड। ये जो 6000 था ना बेटा ये 105 के बराबर था, तो हमने 5 अलग कर लिए और 100 अलग कर लिए। अब ये 5750 जो आया इसको हमने यहाँ लिखा 5750, तो ये आ गया 5750 बचा है, 5715 बचा है 6000 की किस देने के बाद, ये लास्ट सेकंड 6 मंथ है, ये 6 महीना और उसके पहले का ये 6 महीना, तो बेटा ये 11715। अच्छा इधर फिर से मैंने माना कि यहाँ 100 रुपया देना बाकी था इस ईयर, इस 6 मंथ के बिगिनिंग में, इस 6 मंथ के बिगिनिंग में, तो यहाँ पर ब्याज इसी 100 पर लगेगा 5 रुपया, तो ये अमाउंट देना हो जाएगा 105। यदि 100 देना बाकी था इस साल के बिगिनिंग में और 5 रुपये ब्याज 6 महीने का, तो ये देना बाकी हो गया 105, तो 105, तो ये 1175 भी क्या है बेटा इस 105 के बराबर, ये 1175 किसके बराबर है 105 के बराबर। कैसे बेटा समझो, यदि ये टोटल जो है, मैं इस टोटल की बात कर रहा हूं और इसको मैं अब इधर से बात कर रहा हूं, मान लो कि ओपनिंग में 100 रुपये देना बाकी था, तो इस साल का ब्याज कितना लगा 100 रुपये में 5 रुपया, तो ये कुल कितना हो गया 105 हो गया टोटल देना। तो ये भी तो बेटा 105, ये भी टोटल है, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है और ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट है, तो ये 1175 क्या है 105 के बराबर, तो 1175 डिवाइड इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो आपका ये इंटरेस्ट आएगा। ऐसे करते जाओ बेटा रिवर्सल मेथड से, आपको मैंने रिकॉल करवा दिया है। तो बेटा सिर्फ लास्ट ईयर से आपको समझ में आ जाता है, वैसे तो जो मैंने आपको लास्ट बताया है उसी से आप रिवर्स जाते जाते आप ओपनिंग में कैश प्राइस निकाल लोगे। बाकी अब आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, बाकी आप एफएम की मेथड से भी आप ये कैश प्राइस निकाल सकते हैं चाहे तो शॉर्ट में।
कोई दिक्कत नहीं, ये तो वर्किंग नोट है, ठीक है बेटा। तो जब इंटरेस्ट रेट दी हो, यहाँ पर आपको चूंकि इंटरेस्ट रेट अवेलेबल थी 5%, इसलिए आप रिवर्सल मेथड से जाके कैश प्राइस निकाल पाए। पर जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसमें कैश प्राइस अवेलेबल, इंटरेस्ट रेट अवेलेबल नहीं थी, तो हमने अलग मेथड से इंटरेस्ट निकाला था, आपको ध्यान होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रहेगा आपको बेटा। ये दो ज़्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जैसे कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, ब्याज कैश प्राइस 150, हायर परचेज प्राइस 180, तो इंटरेस्ट क्या आ गया 30,000, कैश प्राइस 150, हायर परचेज प्राइस 180, हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस घटाओ, इंटरेस्ट आ गया 30। अब ये 30 इंटरेस्ट है, और कितना पहले साल का, कितना दूसरा, कितना तीसरे, चौथा, ये दिया हुआ नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कहा, पहली किस्त 50 की है, दूसरी 50 की, तीसरी 30 की, फिर 20 की। फिर आप यहाँ जो डिफरेंस निकालोगे ना, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये अलग अलग आ रहा है, यहाँ डिफरेंस नहीं है, यहाँ डिफरेंस 20 का है, यहाँ डिफरेंस 10 का है, तो ये सिचुएशन नहीं बन रही तो यहाँ बनी थी। इसका पीडीएफ में भेज दूंगा बेटा, इसको समझाया मैंने, यहाँ पे था ऊपर, और फिर यहाँ बताया था, टाइम कम होने से मैंने वो समझाते हुए सीधे यही समझा दिया था बेटा। ये सिचुएशन जो बनी थी कि यहाँ डिफरेंस, दो किस्तों का डिफरेंस सेम आ रहा था, ये सेम आ रहा था, यहाँ सेम नहीं आ रहा है बेटा। यहाँ पर जब ऐसा हो जाए कि डिफरेंस सेम नहीं आए, तो आप ये वाली मेथड नहीं लगा सकते जो हमने लगाई थी ऊपर, फिर आपको यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इंटरपोलेशन मेथड लगा देंगे मैथमेटिक्स की, ये प्रेफरेबल है, ये प्रेफरेबल है, इंटरपोलेशन मेथड में प्रेफर करूंगा, और आपको ये खुद से पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स की मेथड है ये इंटरपोलेशन मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन जो ये है इसमें लगेगी इंटरपोलेशन मेथड। इसकी वजह क्या है कि एक तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई, जिसमें रिवर्सल जाके इंस्टॉलमेंट दी गई पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई, तो रिवर्सल मेथड से जाके आप कैश प्राइस नहीं निकाल पाओगे। इवन कैश प्राइस दी हुई है, इंटरेस्ट निकालना है आपको, कैसे इंटरेस्ट निकाले, तो उसके लिए आपको, और आप वो वाली मेथड भी यूज नहीं कर पाओगे जो हमने यहाँ पर की थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस सेम था, पर यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर वो मेथड जो पिछली बार यूज़ की थी वो नहीं कर पाएंगे, और इंटरेस्ट रेट नहीं दी तो वो मेथड भी नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर इंटरपोलेशन मेथड से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और उसमें भी इंटरेस्ट एक्यूरेट तो नहीं आता, अप्रोक्सीमेट आता है, पर मॉड्यूल उसे एक्सेप्ट करता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। तो ये है हमारा एक रिविजन इन हायर परचेज, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन तो बेटा आपको ही करने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपकी कोई डिमांड होगी तो मैं रिवीजन के लिए बना दूंगा बेटा। थैंक यू, इतना काफ़ी है आज के लिए। आपकी डिमांड होगी सर और, तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू।